मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खनन पट्टा आवंटन मामले में केंद्रीय चुनाव आयोग 31 मई को करेगा सुनवाई। मुख्यमंत्री को किया गया तलब। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना कल 24 मई को होने वाले तीसरे चरण के मतदान की तैयारियां अंतिम चरण में। राज्य के पुलिस महानिदेशक ने विधि व्यवस्था को लेकर वरीय पदाधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, अवैध खनन मामले में स्थानीय पुलिस पदाधिकारियों पर होगी कार्रवाई। और राज्य के कुछ हिस्सों में आंधी और बारिश से गर्मी से मिली थोड़ी राहत। कई इलाके अब भी लू की चपेट में। झारखंड में 9 जून तक आ सकता है मानसून। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खनन पट्टा आवंटन मामले में केंद्रीय चुनाव आयोग 31 मई को सुनवाई करेगा। आयोग ने इस मामले में सफाई पेश करने के लिए मुख्यमंत्री को तलब किया है। आयोग का यह आदेश कल रात श्री सोरेन की ओर से जवाब देने के बाद आया। मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग को भेजे गए जवाब में कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए खनन पट्टा लीज के आरोप मनगढ़ंत और गलत भावना से प्रेरित हैं। वे इस मामले में निर्दोष हैं। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना कल होगी। दूसरे चरण में 16 जिलों के 50 प्रखंडों की 872 पंचायतों के लिए 19 मई को वोट डाले गए थे। मतगणना की सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उधर तीसरे चरण के मतदान के लिए भी तैयारियां जोरों पर हैं। तीसरे चरण में 19 जिलों के 70 प्रखंडों की 1047 पंचायतों में 24 मई को वोटिंग होगी और 31 मई को मतगणना होगी। वहीं चौथे और आखिरी चरण का मतदान आगामी 27 मई को होगा और वोटों की गिनती 31 मई को कराई जाएगी। झारखंड समेत देश भर में कोरोना से जंग जारी है और लगातार कोरोना वीरों को इस खतरनाक वायरस पर विजय मिल रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2323 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 2346 संक्रमण मुक्त भी हुए हैं। देश भर में फिलहाल कोरोना के 14,996 सक्रिय मामले शेष हैं। देश में कोरोना को शिकस्त देने में टीकाकरण अभियान भी बेहद कारगर सिद्ध हुआ है और अब तक 1 अरब 92 करोड़ 12 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल शाम 7 बजे तक 13 लाख से अधिक टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। कोरोना के खिलाफ जारी टीकाकरण अभियान की सफलता में उल्लेखनीय योगदान के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई मीडिया प्रतिनिधियों को सम्मानित किया। कोविड की लड़ाई में भारत दुनिया के बाकी देशों से बेहतर स्थिति में है। बात चाहे टीकाकरण की हो या फिर कोविड प्रबंधन की, सब में भारत ने बेहतर किया है। लेकिन इस सफलता के पीछे उन मीडिया कर्मियों का भी कोविड महामारी के दौरान लोगों को लगातार जागरूक किया। उनके सहयोग को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डीडी न्यूज की टीम को सम्मानित किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने डीडी न्यूज के सीनियर रिपोर्टर नितेंद्र सिंह और कैमरामैन संदीप कुमार को सम्मानित किया। इसके अलावा कई अन्य मीडिया संस्थानों के पत्रकारों को भी उनके योगदान के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने सम्मानित किया। Whole nation has now got self-confidence. We all feel that we can deliver and meet any challenge as Team India. I think this is the most important thing, that we have worked together. We've had arguments, we've had discussions, we've had ups and downs. But I think together we have worked for the nation, for the people. And this is really a memorable thing. भारत ने 1 साल के भीतर अपना स्वदेशी वैक्सीन विकसित किया और ये सम्मान
स्वदेशी वैक्सीन विकसित करने की कहानी सामने लाने और टीकाकरण अभियान को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए दिया गया। We have seen this in COVID when a very technical point also had to be tempered with humanity and with a sense of responsibility and authenticity. So we've seen all of their work throughout. If me and my team or the ministry has worked 24/7, then the health journalists beat, the reporters have worked even more than us, sir. Journey of Covaxin is indeed a matter of great pride for us all, and it has rightly shown the prowess of India's scientific community. Media has played a significant role in India's public health response to COVID, and if today India is leading globally in terms of COVID management, then due credit goes to media for their immense contribution in the fight. कोविड के खिलाफ लड़ाई में जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। ऐसे में लोगों तक सही सूचना पहुंचाना मीडिया की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। महामारी ने ये सिखा दिया है कि अगर हम सब टीम इंडिया की तरह मिलकर लड़ें, तो कितनी भी बड़ी मुसीबत सामने आए उस पर आसानी से सफलता पा सकते हैं। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज। कई देशों में फैली बीमारी मंकी पॉक्स को लेकर भारत में भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एनसीडीसी और आईसीएमआर को इस पर विशेष निगरानी रखने को कहा है। की स्थिति पर कड़ी नजर रखने और प्रभावित देशों के संदिग्ध बीमार यात्रियों के नमूने आगे की जांच के लिए एनआईवी पुणे भेजने का निर्देश दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हवाई अड्डे और बंदरगाह के स्वास्थ्य अधिकारियों को भी सतर्क रहने का निर्देश दिया है। एक आधिकारिक सूत्र ने कहा कि उन्हें निर्देश दिया गया है कि मंकी पॉक्स प्रभावित देशों की यात्रा के इतिहास वाले किसी भी बीमार यात्री को अलग कर दिया जाए और नमूने जांच के लिए पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की BSL-4 सुविधा को भेजे जाए। इधर मंकी पॉक्स के बढ़ते मामले को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आपात बैठक की है। माना जा रहा है कि बैठक में मुख्य रूप से वायरस के ट्रांसमिशन के तरीकों पर चर्चा की गई। बता दें कि मई की शुरुआत से अब तक मंकी पॉक्स के मामले कई देशों में मिल चुके हैं। इन देशों में ब्रिटेन, स्पेन, बेल्जियम, इटली, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक मंकी पॉक्स बेहद दुर्लभ लेकिन काफी गंभीर वायरस है, जिसके शुरुआती लक्षण फ्लू जैसे होते हैं। साथ ही चेहरे और शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं। अफ्रीका के पश्चिमी और मध्य इलाकों में भी मंकी पॉक्स के मामले मिले हैं। राज्य के पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा ने सभी जिलों के वरीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल बैठक की। इस दौरान विधि व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई। पुलिस महानिदेशक ने पुलिस अधिकारियों को कोयला, बालू, पत्थर खनन समेत अन्य अवैध कार्यों पर सख्ती से अंकुश लगाने का निर्देश दिया। श्री सिन्हा ने कहा कि यदि किसी जिले से इस संबंध में कोई शिकायत मिलेगी तो वहां के पुलिस अफसरों को जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भारत निवेशकों के पसंदीदा स्थल के रूप में उभरा है। यह बात इस तथ्य से साबित हुई कि पिछले वित्तीय वर्ष में देश में वार्षिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह अब तक सर्वाधिक 83 अरब 57 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। में 83.57 बिलियन यूएस डॉलर का रिकॉर्ड एफडीआई निवेश आया। 2020-2021 में भारत को 81.97 बिलियन यूएस डॉलर विदेशी पूंजी निवेश का प्रवाह हासिल हुआ था। मंत्रालय ने कहा, भारत विनिर्माण क्षेत्र में विदेशी निवेश के लिए एक पसंदीदा देश के रूप में तेजी से उभर रहा है। विनिर्माण क्षेत्रों में एफडीआई इक्विटी प्रवाह 2020-2021 के 12.09 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 2021-2022 के 21.34 बिलियन यूएस डॉलर रहा, यानी एक साल में 76% की बढ़ोतरी। मंत्रालय के मुताबिक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र में सबसे ज्यादा एफडीआई आया। इसके बाद सेवा क्षेत्र और ऑटोमोबाइल उद्योग का स्थान है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े कर्मियों की संख्या में इस वर्ष मार्च में 15,32,000 की वृद्धि हुई है। यह संख्या इस वर्ष फरवरी में शामिल हुए 12,85,000 कर्मियों की तुलना में 20% अधिक है। रूप से 15.32 लाख सदस्य जोड़े हैं, जो इस साल फरवरी के 12.85 लाख सदस्यों की तुलना में 19% अधिक है। श्रम मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा
कि मासिक आधार पर फरवरी 2022 के मुकाबले मार्च 2022 में सदस्यों की संख्या 2,47,000 अधिक बढ़ी। नए जुड़ने वालों में करीब 46% 18 से 25 आयु वर्ग के हैं। नए जुड़ने वालों में महिलाओं की हिस्सेदारी 22.70% है। राज्य के कई हिस्सों में आंधी और बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। हालांकि कुछ इलाके अब भी लू की चपेट में हैं। इस बीच मौसम विभाग से एक राहत भरी खबर सामने आई है। मौसम विभाग के अनुसार 27 मई को मानसून के केरल में दस्तक देने की संभावना है। इसके 15 दिन बाद यानी 9 जून तक मानसून झारखंड में भी प्रवेश करेगा। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। लोहरदगा जिले में कृषि विभाग के बीज विनिमय एवं वितरण योजना अंतर्गत ब्लॉकचेन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से किसानों के बीच 50% अनुदानित दर पर बीज वितरण कार्यक्रम का निंगनी लैंप्स से शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में सांकेतिक रूप से 11 किसानों के बीच कुल 186 किलोग्राम धान बीज वितरण किया गया। लोहरदगा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तृतीय चरण में मतदान के लिए इस्तेमाल होने वाली मत पेटियों और चतुर्थ चरण के लिए पोलिंग पार्टियों का रेंडमाइजेशन किया। इस मौके पर उन्होंने कई दिशा निर्देश भी दिए। खूंटी जिले में ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाएं सुगम रूप से मिल रही हैं। इस सिलसिले में जिले के सरदुला गांव में स्वास्थ्य जांच शिविर लगाकर मोबाइल आई केयर वाहन के माध्यम से आंखों की जांच की गई और दवाइयों का वितरण किया गया। साथ ही विशेषज्ञों के द्वारा ग्रामीणों को परामर्श भी दिया गया। सरायकेला खरसावां के उपायुक्त ने साप्ताहिक जनता मिलन कार्यक्रम के तहत जिले के दूर दराज इलाकों से आए लगभग 30 फरियादियों की फरियाद सुनी। इस दौरान उन्होंने समस्याओं के त्वरित निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गढ़वा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रमेश घोलप ने तीसरे और चौथे चरण के पंचायत चुनाव के सफल संचालन को लेकर सभी निर्वाची पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कोषांगों के नोडल पदाधिकारियों को भी कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन कर जन समस्याओं के निष्पादन की दिशा में पहल की। उन्होंने प्राप्त शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करते हुए निराकरण का निर्देश दिया। रामगढ़ जिले की उपायुक्त ने छत्तरमांडू स्थित निर्माणाधीन टाउन हॉल भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कार्य समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने गुणवत्ता पर भी जोर दिया। गुमला जिले में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त सुशांत गौरव ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तृतीय चरण की मतदान प्रक्रिया के सफल क्रियान्वयन के लिए चैनपुर प्रखंड के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उपायुक्त ने पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। लोहरदगा जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक ने सिन्हा थाना क्षेत्र का भ्रमण कर संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों का निरीक्षण किया। सिन्हा थाना क्षेत्र में आगामी 24 मई को मतदान होना है। गोड्डा जिले की पथरगामा प्रखंड के चपरी गांव के एक 1.5 वर्षीय कैंसर पीड़ित बालक शौर्य के इलाज के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 3 लाख का आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ है। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने बताया कि केंद्र ने संवेदनशीलता दिखाते हुए बच्चे के इलाज के लिए राशि स्वीकृत कर दी है। राजधानी रांची में कल शाम एक गैर सरकारी संगठन स्विच ऑन फाउंडेशन द्वारा साइकिल इज आवर लाइफ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका मकसद साइकिल से कार्य की संस्कृति को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग शामिल हुए और आज के परिवेश में साइकिल की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। अच्छा इस बात का कि एक नेचर था, दो चीजों का मिलन था। एक तो निश्चित तौर पर आज जरूरत है कि ऐसे विषयों पर हम बात करें, ऐसे विषयों को हम स्कूल के कॉलेज में और विशेष घर में भी जो समाज का छोटी इकाई हम मानते हैं उस बात को हम लोग को रखना चाहिए। मेरे घर में भी एक साइकिल है और मैं रोज पूछता हूँ उसको सुबह निकलने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार 29 मई को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से
विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं और नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 मई सुबह 11 बजे मन की बात। आईपीएल क्रिकेट मैच में आज शाम 7:30 बजे मुंबई इंडियंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। ये मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 पर शुरू होगा। दिल्ली के लिए ये मुकाबला बेहद अहम है। अगर दिल्ली कैपिटल्स ये मैच जीत जाती है तो प्लेऑफ में इसकी जगह लगभग पक्की हो जाएगी। बात अगर मुंबई इंडियंस की करें तो वो इस लीग का अंत जीत के साथ करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। आईपीएल में 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस का इस संस्करण में निराशाजनक प्रदर्शन रहा है। मुंबई की टीम इस बार प्लेऑफ की रेस से बाहर होने वाली पहली टीम है। इससे पहले कल खेले गए आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। हासिल की इस जीत के साथ राजस्थान की टीम अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। मुंबई के ब्रिबोन स्टेडियम में खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान के सामने जीत के लिए 151 रन का लक्ष्य रखा था। थाईलैंड ओपन सुपर 5000 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारतीय शटलर पीवी सिंधु का मुकाबला आज चीन की खिलाड़ी चेन यू फेई से होगा। मुकाबले में विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान की चीन की ओलंपिक चैंपियन चेन यू फेई के साथ भिड़ेंगी। इस टूर्नामेंट में पीवी सिंधु का अब तक का प्रदर्शन शानदार रहा है। शुक्रवार को खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में सिंधु ने दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी जापान की अकाने यामागुची को 21-15, 20-22, 21-13 से शिकस्त दी थी। और आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन। आज गांधीवादी स्वाधीनता सेनानी ओमियो कुमार दास की जयंती है। उनका जन्म 21 मई 1895 को असम के नौगांव जिले में हुआ था। वे लोक नायक के नाम से लोकप्रिय थे। ओमियो सामाजिक कार्यकर्ता थे और गांधीवाद दर्शन में विश्वास करते थे। वे शिक्षाविद और जाने माने लेखक भी थे। ओमियो का लालन पालन उनके नाना लक्ष्मीकांत बरकाकती ने किया, जो स्वयं भी राष्ट्रवादी थे और युवा ओमियो के व्यक्तित्व को उन्होंने बहुत प्रभावित किया। ओमियो जब तेजपुर हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तो 1905 में बंग भंग आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने राष्ट्र की आवश्यकता के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से मजदूरी भी की। उनकी राष्ट्रवादी भावना को कॉलेज जीवन में और मजबूती मिली जब कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने गांधी जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, एनी बेसेंट और अन्य हस्तियों के भाषण सुने। जब गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया तो ओमियो ने आंदोलन में शामिल होने के लिए आसपास के युवाओं को एकजुट करने का कार्य किया। इस आंदोलन के दौरान हजारों विद्यार्थियों ने पढ़ाई छोड़ दी, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, शराब और अफीम की दुकानें बंद कराई गई और अदालतों का त्याग किया गया। 1921 में जब ओमियो दरांग जिला कांग्रेस के महासचिव थे तो ये आंदोलन और तेज हो गया। एक बार तो शराब की दुकान बंद कराते समय ओमियो का सामना एक क्रोधित महिला से हुआ जो शराब खरीदने आई थी। ओमियो ने उन्हें शराब पीने के नकारात्मक असर के बारे में समझाया। वो महिला ओमियो से इतनी प्रेरित हुई कि उसने शराब छोड़ने की प्रतिज्ञा कर ली। उसके बाद उस महिला ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। ऐसा था ओमियो का नेतृत्व कौशल। जब गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया तो ओमियो ने स्वयं ही युवाओं को एकजुट करने की जिम्मेदारी संभाली। स्वाधीनता संघर्ष में भाग लेने के कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। ओमियो को 1937 में असम विधानसभा के लिए चुना गया। उन्होंने संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी सेवा की। श्रम मंत्री के रूप में ओमियो ने असम के चाय बागान कामगारों के लाभ के लिए चाय बागान कामगार भविष्य निधि की शुरुआत की। शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने बुनियादी शिक्षा की परिकल्पना के साथ शिक्षा प्रणाली में सुधार किया। ओमियो समाज सुधारक और लोकप्रिय लेखक भी थे। गांधी जी, जीवोन और आसोमोत महात्मा का जैसी पुस्तकों के लेखन के साथ
उन्होंने गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ का असमिया भाषा में अनुवाद भी किया, जो मूर सत्य अनीश चवनर काहिनी के नाम से प्रकाशित हुई। 1963 में भारत सरकार ने राष्ट्र के प्रति अमूल्य योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। ओमियो कुमार दास का निधन 23 जनवरी 1975 को हुआ। वे अपने पीछे प्रतिबद्धता और देशभक्ति की विरासत छोड़ गए। आज हम थाला सिंह को भी स्मरण कर रहे हैं। वे हिमाचल प्रदेश के मंडी के निवासी थे। थाला सिंह ब्रिटिश भारतीय सेना में सैनिक थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान थाला सिंह मलाया में आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए और हवलदार के रूप में सेवाएं दी। बर्मा के मोर्चे पर 21 मई 1944 को अंग्रेजों से युद्ध के दौरान थाला सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। मधु खाने में जितना स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक है, उतना ही व्यावसायिक दृष्टिकोण से लाभप्रद भी है। हम आपको मिलवाते हैं रांची के हनीमैन से, जिन्होंने मधुमक्खी पकड़ने के अपने शौक को आज अपनी आजीविका का साधन बनाकर क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। राजधानी रांची से लगभग 20 किलोमीटर दूर कोलंबी गांव के रहने वाले इरियस एक्का एक ऐसे किसान हैं जिनके शहद रांची और गुमला समेत राज्य के कई जिलों में अपनी मिठास घोल रहा है। वे बताते हैं कि उनका बचपन गुमला जिले के एक गांव में बीता। गांव जंगल में था, तो वे हमेशा जंगल जाते थे और पेड़ों से शहद निकाल कर लाते थे। ये हमारे लिए बचपन का एक बहुत बड़ा खेल था, मधु पकड़ो मधु खाओ। और कहीं भी पेड़ पे मिलता था, हम लोग चढ़ जाते थे, बंदर की तरह उसको पकड़ते थे, खाते थे। इरियस एक्का का मधु से खास लगाव है। मधुमक्खियों के साथ खेलना और मधु के साथ जीना इनका शौक है और कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने मधुमक्खी पालन शुरू कर दिया। यही मधुमक्खी पालन आज उनके आजीविका का साधन बन गया है। तो इस समय हम लोग का इटकी क्षेत्र से लेकर गुमला जिला के बचिया प्रखंड में है, वहाँ रखे हुए हैं। हम लोग पार्टनरशिप में चलाते हैं, हमारे साथी लोग हैं, वो लोग देखभाल करते हैं। एरियस बताते हैं कि मधुमक्खी पालन के बक्से भी वे खुद बनाते हैं। अभी इनके पास 350 बॉक्स हैं। इन बक्सों से वे करीब 50 किलोग्राम शहद प्रति माह बेचते हैं और अच्छी आमदनी कर लेते हैं। ये डब्बा मैं खुद बनाया हूँ, लकड़ी जुगाड़ करके खुद बक्सा बना लेता हूँ मैं। और इस प्रकार से जितने भी आप बक्सा दिख रहे हैं, ये सब मैं अपना हाथ से बना के इसको तैयार किया हूँ। एरियस की इस सफलता के पीछे उनकी पत्नी साइलो एक्का का महत्वपूर्ण हाथ है। वे कहती हैं कि कृषि के साथ साथ मधु पालन करने से आमदनी दोगुनी हो जाती है। ये हनी का भी मधु का भी हम लोग कारोबार करते हैं, इससे हम लोग को थोड़ा फायदा है, इससे परिवार भी हम लोग का चलता है। विस्मयकारी गुणों से भरपूर शहद मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होने के साथ साथ मधुमक्खी पालन जीविकोपार्जन का एक अच्छा साधन है, क्योंकि मधुमक्खी ही दुनिया में शायद ऐसा मजदूर है जो मुफ्त में इतना अच्छा उत्पाद बनाता है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। रांची के रहने वाले पंकज कुमार ने इंडियन हिमालयन रेंज की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा पर तिरंगा फहराकर देश और दुनिया में झारखंड का नाम ऊंचा कर दिया है। पंकज की उपलब्धि इसलिए और अधिक खास हो जाती है क्योंकि कंचनजंगा पर तिरंगा फहराने वाले वे अब तक के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही भी बन गए हैं। महज 21 वर्ष की छोटी सी उम्र में रांची के रहने वाले पंकज कुमार ने पिछले 5 मई की शाम को इंडियन हिमालयन रेंज की सबसे ऊंची चोटी पर कंचनजंगा पर तिरंगा फहराकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। पंकज से पहले उत्तराखंड के एक पर्वतारोही ने 22 वर्ष की उम्र में और नोएडा के एक पर्वतारोही ने 24 साल की उम्र में वर्ष 2018 में कंचनजंगा पर तिरंगा फहराया था। कंचनजंगा पर चढ़ाई के लिए पंकज और उनकी टीम को लगभग 1 महीने का समय लग गया। हाल ही में मेरी एक उपलब्धि हुई है। मैंने माउंट कंचनजंगा क्लाइम किया है, जिसकी हाइट 8,586 मीटर है और ये दुनिया की सबसे तीसरी ऊंची चोटी है और भारत में हिमालय रेंज में पड़ने वाली सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा पर तिरंगा फहराने से पहले भी पंकज ने कई ऊंची चोटियों पर फतह हासिल किया है।
पंकज ने हिमालयन रेंज की सरस्वती सीमा की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक पीक पर भी तिरंगा फहराया है। 19 में मैं माउंट फ्रेंडशिप क्लाइम किया था। उसके बाद मैंने हिमालयस की सरस्वती रेंज की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक पीक पे क्लाइम किया। फिर लास्ट ईयर मैंने माउंट देव टिब्बा और माउंट सतोपन क्लाइम किया। और ऐसे में रॉक क्लाइंबिंग और बोल्डरिंग सभी जगह पे करते रहता हूँ जहाँ भी मुझे स्पोर्ट मिलता है, जैसे कि अपने रांची में चिरौंदी एरिया में मैं करते रहता हूँ। पंकज की सफलता से उनके माता पिता फूले नहीं समा रहे हैं। इनका कहना है कि सामान्य परिवार से होने के बावजूद उन्होंने तन मन और धन से पंकज का सपोर्ट किया और बेटे ने भी उन्हें गर्व करने का मौका दिया है। झारखंड के लिए और हिंदुस्तान के लिए नाम को रोशन किया और दूसरे अभिभावक को भी बोलते हैं कि नहीं, वो अपने भी बच्चे को चांस दें। मैंने बहुत परिवार वाला बहुत सपोर्ट किए हैं। हम लोग सब फैमिली ज्वाइंट है, तीनों भाई एक जगह रहते हैं, मैंने अलग अलग रहते हैं, लेकिन हम लोग का बिजनेस एक में चलता है। हर सारा परिवार ही सपोर्ट हम लोग बच्चे को करते हैं। 8,586 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कंचनजंगा पर तिरंगा फहरा चुके पंकज कुमार ने अभी से ही अपना अगला लक्ष्य तय कर लिया है। इनका कहना है कि आने वाले समय में वे विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर देश का मान बढ़ाएंगे। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है डीडी न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खनन पट्टा आवंटन मामले में केंद्रीय चुनाव आयोग 31 मई को करेगा सुनवाई, मुख्यमंत्री को किया गया तलब। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना कल, 24 मई को होने वाले तीसरे चरण के मतदान की तैयारियां अंतिम चरण में। राज्य के पुलिस महानिदेशक ने विधि व्यवस्था को लेकर वरीय पदाधिकारियों के साथ की बैठक, कहा अवैध खनन मामले में स्थानीय पुलिस पदाधिकारियों पर होगी कार्रवाई। और राज्य के कुछ हिस्सों में आंधी और बारिश से गर्मी से मिली थोड़ी राहत, कई इलाके अब भी लू की चपेट में। झारखंड में 9 जून तक आ सकता है मानसून।